तुम्हारी लाइफ में जो लोग तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं उन्होंने द 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ी हुई है और तुमने नहीं, इसलिए तुम रिएक्ट करते हो और वो डिसाइड करते। इस बुक का हर एक लॉ इतना पावरफुल है कि इसे समझने के बाद तुम एक नॉर्मल इंसान से पावरफुल इंसान बन जाते हो। लोग कहते हैं ये किताब इतनी डेंजरस है कि इसे ओपनली पढ़ना भी सेफ नहीं होता, क्योंकि ये तुम्हें पावरफुल नहीं बनाती, ये तुम्हें डेंजरस बना देती है। सवाल ये नहीं कि ये किताब डेंजरस है, सवाल ये है ऐसा क्या है इसमें जो तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया। हिस्ट्री में किंग्स और पॉलिटिशियंस इन लॉज का यूज करके लोगों को कंट्रोल करते थे, आज भी कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, पहले तलवार होती थी, अब साइकोलॉजी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तुम ऑलरेडी इस गेम का हिस्सा हो लेकिन तुम्हें रूल्स ही नहीं पता। आज मैं तुम्हें वो रूल्स बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं पहले लॉ से। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। जिंदगी का सबसे डेंजरस मिस्टेक पता है क्या है? अपने बॉस को ये फील करा देना कि तुम उससे बेटर हो। आपको पता है कि आप अपने सीनियर्स या बॉस से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी आपको उनके सामने ऐसा दिखना चाहिए कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई भी पावरफुल इंसान कभी ये नहीं चाहेगा कि कल का आया हुआ बंदा उससे आगे निकल जाए। अगर तुमने ऐसा किया तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि तुम आगे ना बढ़ पाओ और तुम्हें वही के वही दबा दिया जाएगा। ये परंपरा कई जमानों से चली आ रही है। जब भी कोई छोटा इंसान किसी भी पावरफुल इंसान की गलतियां निकाल कर उसे समझाता है या फिर उससे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, तो वो पावरफुल लोग उसे वही चुप करा देते। आज भी ऐसा ही होता है। इस लॉ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 17वीं सेंचुरी फ्रांस, एक आदमी था निकोलस फॉकेट, किंग का फाइनेंस मिनिस्टर। पावर, पैसा, इन्फ्लुएंस सब कुछ था, लेकिन एक गलती थी, सिर्फ एक। उसने सोचा मैं किंग को इम्प्रेस करूंगा। उसने अपने लिए बना लिया एक इतना लग्जरियस महल कि लोग उसे देखकर शॉक हो गए। फिर उसने किंग लोविस को इनवाइट किया एक ग्रैंड पार्टी के लिए। म्यूजिक, डांस, गोल्ड, लग्जरी सब कुछ परफेक्ट था, पर एक प्रॉब्लम हो गई। उसकी पार्टी किंग से ज्यादा ग्रैंड थी, उसका महल किंग से ज्यादा ब्यूटीफुल था, उसका लाइफस्टाइल किंग से ज्यादा रॉयल लग रहा था, और वही उसकी डेथ सेंटेंस बन गया। उस रात फॉकेट सेलिब्रेट कर रहा था और किंग साइलेंटली उसके बर्बादी का प्लान बना रहा था, क्योंकि पावर वाले लोग रिएक्ट नहीं करते, प्लान करते। कुछ दिन बाद फॉकेट को अरेस्ट कर लिया गया, उसकी सारी पावर खत्म, जिंदगी जेल में। सिर्फ एक गलती के लिए उसने अपने मास्टर को ओवर शैडो कर दिया। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि फॉकेट टैलेंटेड था, प्रॉब्लम ये थी कि उसने किंग को छोटा फील करा दिया। पावर वाले लोग तुम्हारी सक्सेस से नहीं डरते, वो उस फीलिंग से डरते हैं कि ये बंदा कल मुझे रिप्लेस कर सकता है, और उस मोमेंट से तुम एसेट नहीं थ्रेड बन जाते हो। गेम सिंपल नहीं है, ब्रूटल है। तुम टैलेंटेड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जिस दिन तुम अपने मास्टर को इनसिक्योर फील करा दिया, उस दिन से तुम्हारी काउंटडाउन शुरू। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स एंड लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। जिस दोस्त पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा है वही एक दिन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। दोस्तों के पास तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस होती है, क्योंकि उन्हें तुम्हारे सारे राज पता होते हैं, और इंसान की फितरत है, जब भी जीलियस या ईगो बीच में आता है तो वही दोस्त तुम्हारे राज खोलकर तुम्हें हराने की कोशिश करते हैं। इसलिए अपने दोस्तों पर कभी आग बंद करके भरोसा मत करना, और अगर दुश्मनों की बात करें तो वो तुम्हें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करते। अगर वो तुम्हारे साइड आ जाए तो अपनी इमेज सुधारने के लिए और भी लॉयल साबित हो सकते हैं। इसलिए दुश्मनों से दुश्मनी निकालने से अच्छा है उन्हें अपने काम के लिए स्मार्टली हैंडल करो। इस लॉ को एक एग्जाम्पल से समझते। एक आदमी था माइकल आइजनर, उसने अपनी कंपनी को टॉप पर पहुंचा दिया। उसके पास एक लॉयल टैलेंटेड आदमी था, जेफरी कटजेनबर्ग। उसने डिज्नी को रिव्यू किया, द लॉयन किंग, अलादीन, ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसे हिट्स दिए। दोनों की पार्टनरशिप अनबीटेबल थी, पर प्रॉब्लम यही से स्टार्ट होती है। कटजेनबर्ग ने सोचा अब मैं नेक्स्ट सीईओ बनूंगा, पर आइजनर ने क्या किया, अपने बेस्ट फ्रेंड को लाके माइकल ओविट्स को लाके प्रेसिडेंट बना दिया और कटजेनबर्ग को साइड कर दिया, इंसल्ट करके निकाल दिया। यहाँ गेम रिवर्स होता है, जिसको तुमने इग्नोर किया वो दुश्मन बन गया। कटजेनबर्ग ने क्या किया, डिज्नी छोड़ा, अपनी कंपनी बनाई ड्रीमवर्क्स एनिमेशन, और सिर्फ कंपनी नहीं बनाई, उसने डिज्नी को टारगेट किया, श्रीक जैसे मूवीज बनाई, डिज्नी का मजाक उड़ाया, डायरेक्ट कंपटीशन दिया। ड्रीमवर्क्स ने एनिमेशन इंडस्ट्री को हिला दिया और डिज्नी के अगेंस्ट खड़ा हो गया। सबसे बड़ा डेंजर क्या था, दुश्मन नहीं, दोस्त। आइजनर ने एनिमी को अंडर एस्टिमेट किया और दोस्त पर ओवर ट्रस्ट किया। रिजल्ट, ओविट्स फेल हो गया, 14 महीने में निकल गया। कटजेनबर्ग एनिमी बन के एम्पायर खड़ा कर दिया।
नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। दोस्त क्या करता है, कंफर्ट देता है, एक्सपेक्टेशन बढ़ाता है, और जब उन्हें वो ना मिले तो वो सबसे डेंजरस बन जाते हैं। लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। एनिमी क्या करता है, प्रूव करता है, कम्पीट करता है और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोस्त जब टूटता है तो रिश्ता नहीं तोड़ता, गेम ही तोड़ देता है। और दुश्मन वो तुम्हें मजबूर करता है किंग बनने के लिए। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। अगर भूल कर भी तुमने अपना अगला मूव किसी को बता दिया तो तुम्हारी सक्सेस वहीं पर रुक जाएगी। जरा सोचो, चेस के गेम में अगर तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कर ले तो गेम वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन जब तुम अपना नेक्स्ट मूव छुपा कर खेलते हो तो सामने वालों के लिए तुम्हें हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तुमने धुरंधर मूवी देखी होगी, वहाँ हमजा जब दुश्मन के इलाके में घुसा तो वो चिल्लाया नहीं, बस चुप रहा, बस शांत रहा, किसी को भनक भी नहीं लगने दी कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसके असली इरादे क्या है। पर असली नाम कुछ और, असली आइडेंटिटी कुछ और, मिशन कुछ और। वो लोगों के बीच रहता था, चाय पीता, काम करता, दोस्ती करता और धीरे धीरे गैंग के अंदर घुस जाता है, उनका ट्रस्ट जीत लेता है। किसी को जरा सा भी डाउट नहीं होता ये आदमी एक्चुअली एनिमी है। यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। फिर एक दिन वो उनके प्लान्स जान लेता है, उनके लीडर्स को मैनिपुलेट करता है, अंदर ही अंदर पूरा सिस्टम तोड़ देता है। और जब दुश्मन को समझता है गेम ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है, क्योंकि अटैक उसने तब किया जब किसी को लगा ही नहीं कि अटैक हो रहा है। इस फिल्म में हमजा एक अंडरकवर रॉ एजेंट है जो दुश्मन के नेटवर्क में घुसकर अंदर से सिस्टम डिस्ट्रॉय करता है। इस फिल्म में हमजा एक अंडरकवर रॉ एजेंट है जो दुश्मन के नेटवर्क में घुसकर अंदर से सिस्टम डिस्ट्रॉय करता है। और यही एक रियल एप्सिनॉच का रूल है। स्पाई कभी अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता, कभी अपना मिशन रिवील नहीं करता, कभी अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करता, तभी वो अपना सक्सेसफुली मिशन कंप्लीट कर पाते। नॉर्मल लोग क्या करते, अपने प्लान सबको बता देते, अपने नेक्स्ट मूव अनाउंस कर देते, जल्दी शाइन करना चाहते, और वही उनकी सबसे बड़ी हार होती है। इलाइट लोग क्या करते, क्वाइट रहते, ऑब्जर्व करते, ट्रस्ट बिल्ड करते और लास्ट मोमेंट पर स्ट्राइक करते, एग्जैक्टली हमजा की तरह। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। लोग तुम्हें तब तक डिस्टर्ब करेंगे जब तक उन्हें पता है कि तुम रिएक्ट करोगे। जिस बात पे तुम सबसे ज्यादा चिढ़ते हो, लोग वही बटन बार बार दबाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें तुम्हारी वीकनेस मिल गई। सिंपल रूल है, जितना ज्यादा तुम बोलोगे उतनी कम तुम्हारी वैल्यू होगी। हर बात एक्सप्लेन करना बंद करो, हर चीज का जवाब देना बंद करो। ये पावर नहीं होती, पावर होती है कंट्रोल, और कंट्रोल अक्सर साइलेंस में होती है। साइलेंस डेंजरस होता है क्योंकि जब तुम चुप रहते हो सामने वाला अनकंफर्टेबल होने लगता है, वो गेस करता रहता है ये क्या सोच रहा है, और वही अनसर्टेनिटी तुम्हारी वैल्यू बढ़ा देती है। तुमने नोटिस किया होगा, एलोन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस इंटरव्यूज में भी सिर्फ उतना ही बोलते जितना जरूरी हो, क्योंकि जब तुम कम बोलते हो तुम्हारा हर वर्ड वेट कैरी करता है। कोल्ड वॉर के टाइम दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स एक ही आदमी से अनकंफर्टेबल हो जाते थे, हेनरी किसिंजर। मीटिंग में सब एक्सपेक्ट करते थे आर्ग्यूमेंट्स, प्रेशर, लाउड डिप्लोमेसी, लेकिन किसिंजर सिर्फ बैठता था और सुनता था। दूसरी साइड अपनी डिमांड्स बोलती, थ्रेट्स देती, प्लान्स बताती, और किसिंजर साइलेंस, नो रिएक्शन, नो इमोशन, बस आंखों से देखना। पहले रूम नॉर्मल लगता था, फिर ऑकवर्ड, फिर डेंजरस, क्योंकि साइलेंस प्रेशर क्रिएट करता है। इंसान खाली साइलेंस को टॉलरेट नहीं कर पाता। जब सामने वाला कुछ नहीं बोलता तो आदमी खुद ज्यादा बोलने लगता है, और वही गलती होती है। लोग अपने सारे सीक्रेट्स रिवील कर देते, वीकनेस बता देते, फियर एक्सपोज कर देते। किसिंजर को पता था जो इंसान ज्यादा बोल रहा है कंट्रोल उसके हाथ से निकल रहा है। एक बार उसके असिस्टेंट ने एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट लिखी, किसिंजर ने सिर्फ एक लाइन लिखकर वापस भेज दी, इज दिस द बेस्ट यू कैन डू। असिस्टेंट ने दोबारा लिखा, फिर वही लाइन, तीसरी बार भी वही। फाइनली असिस्टेंट फ्रस्ट्रेट होकर बोला, यस डैम इट, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। तब किसिंजर शांत होकर बोला, फाइन देन आई विल रीड इट। बस इतने वर्ड्स, लेकिन पूरा प्रेशर उसके कंट्रोल में था। यही लॉ नंबर 4 का रियल पावर है। जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ज्यादा तुम ऑर्डिनरी लगते हो और अपने इंटेंशंस रिवील करते हो। लेकिन जब तुम कम बोलते हो लोग खुद तुम्हारे बारे में असम्पशंस बनाने लगते हैं। तुम्हारी साइलेंट प्रेजेंस उन्हें डराती है। याद रख, कम बोलने वाले लोग हमेशा कमजोर नहीं होते। कभी कभी उन्हें बस ये पता होता है कि शोर से ज्यादा खामोशी डर पैदा करती है। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। दुनिया में लोग तुम्हारी सच्चाई नहीं देखते,
वो तुम्हारी रेपुटेशन देखते। एक बार नाम खराब हो गया ना, फिर तुम सही होके भी गलत लगते हो। सोचो, एक दुकानदार बस एक अफवाह उड़ा दी ये डुप्लीकेट माल बेचता है और गेम खत्म। अब चाहे वो असली माल फ्री में भी दे दे, लोग उसकी दुकान के सामने रुकेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया आंखों से कम नाम से ज्यादा खरीदती है। लेकिन अगर उस बंदे की रेपुटेशन पहले से ही स्ट्रांग हो, लोग बोलेंगे चुप कर, ये बंदा ऐसा हो ही नहीं सकता। समझा? रेपुटेशन एक इनविजिबल पावर है, ना दिखती है ना टच होती है, लेकिन पूरी दुनिया का बिहेवियर कंट्रोल करती है। इसलिए अपनी रेपुटेशन को पैसों से नहीं, जान से प्रोटेक्ट करो। क्योंकि पैसा चोरी हो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन नाम पे दाग लग गया ना, तो इंसान जिंदा रहकर भी लोगों की नजरों में मर जाता है। लॉ नंबर 6, अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। लोग तुम्हें तब तक इग्नोर करेंगे जब तक तुम उनकी आंखों में चुभने नहीं लगते। नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, रियलिटी बहुत कड़वी है। जो दिखता है वही बिकता है। इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में सब एक दूसरे की सस्ती कॉपी बने घूम रहे हैं। अगर तुम्हें भी चमकना है, अगर तुम भी वही करोगे ना, तो इसी भीड़ में दफन हो जाओगे। मार्क द वर्ड्स, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। याद रखना, आज के दौर में अटेंशन से बड़ी कोई करेंसी नहीं है। अगर इस अंधेरे में चमकना है तो लोगों की नजरें अपनी तरफ खींचनी ही पड़ेगी, बाय हुक और बाय क्रूक। और अटेंशन का सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला, बी कंट्रोवर्शियल। समझना है ये लोग कितना डेडली है तो एक छोटी सी स्टोरी सुनो। एक फटे पुराने कपड़ों वाला भिखारी रास्ते पे बैठा था। उसके हाथ में एक बोर्ड था, मैं अंधा हूँ, मेरी मदद करो। सब उसको इग्नोर करके निकल रहे थे। तभी एक लड़का आया, उसने बोर्ड पलटा, कुछ लिखा और चला गया। अगले ही मिनट उस अंधे के कटोरे में पैसों की बारिश होने लगी। लोग रुक रुक कर पैसे देने लगे। पता है उस लड़के ने क्या लिखा था? आज का दिन बहुत खूबसूरत है, पर काश मैं इसे देख पाता। देखा, इस भिखारी ने भीड़ का अटेंशन कोट किया और गेम पलट गया। रियलिटी यही है, अगर तुम दिखोगे नहीं तो लोग तुम्हें भीड़ में ही कुचल देंगे। लोगों के इंटेलिजेंस और नॉलेज को अपने लिए यूज करना सीखो, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा बल्कि आपकी ग्रोथ भी उतनी तेजी से होगी। ये है लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट। ये लॉ हमें ये सिखाता है कि दूसरों से काम करवाओ लेकिन क्रेडिट तुम खुद ले जाओ। आज बड़ी बड़ी कंपनीज में यही होता है, काम एम्प्लॉयज करते, नई आइडियाज वो लाते, पर तालियां ओनर के लिए बचती है। पर क्या आपने कभी सोचा है इस लॉ को इग्नोर करने वाले का क्या अंजाम होता है? चलो हिस्ट्री के सबसे बड़े धोखे की बात करते हैं। नाम था निकोला टेस्ला, एक ऐसा जीनियस जिसने मॉडर्न दुनिया को एसी करंट दिया। और दूसरी तरफ था थॉमस एडिसन, एक बेहतरीन बिजनेसमैन। एडिसन ने टेस्ला को काम दिया, मेरी मशीन को रिडिजाइन करो, मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। टेस्ला ने दिन रात एक कर दिए, महीनों तक सोया नहीं और एडिसन का पूरा सिस्टम फिक्स कर दिया। लेकिन जब टेस्ला ने अपने पैसे मांगे तो एडिसन हंसकर बोला, टेस्ला तुम हम अमेरिकन लोगों का मजाक नहीं समझते। एडिसन ने $1 नहीं दिया, टेस्ला का सारा काम अपने नाम कर लिया और पूरी दुनिया आज एडिसन को बल्ब का इन्वेंटर मानती। टेस्ला आखिरी में अकेले और भिखारी बनकर मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम तो किया पर क्रेडिट की हिफाजत नहीं की। वक्त के साथ साथ दुनिया उन खून पसीना वाले को भूल जाती है और आखिर में सिर्फ याद रहता है जिसने उस काम पर अपना थप्पा लगाया था। इसलिए अगर इस रूथलेस दुनिया में सरवाइव करना है तो वो काम करने में अपना कीमती टाइम वेस्ट मत करो जो काम आप दूसरों से करवा सकते हो। बी द मास्टर नॉट द लेबर। दिस इज लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू एंड यूज बेट इफ नेसेसरी। जब तक आप लोगों के पीछे भागते रहोगे लोग तुम्हें तब तक सस्ता समझकर इग्नोर करेंगे, क्योंकि असली पावर उन्हीं के पास होती है जो दूसरों को अपने पीछे आने पर मजबूर कर दे। इसका सीधा मतलब है हमेशा लोगों को तुम्हारे पास आने दो, अगर वो ना आए तो उनके सामने एक ऐसा चारा फेंको जिसे देखकर वो खुद को रोक ना पाए। और वो चारा पता है क्या है? सामने वाले की सबसे बड़ी जरूरत, उनका सबसे बड़ा ग्रीड या उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। उन्हें हमेशा लगना चाहिए कि कंट्रोल उनके हाथ में, वो अपनी मर्जी से चल रहे हैं, पर असल में उनके हर मूव आप पहले से डिजाइन कर चुके हो। अगर इस लॉ को बिल्कुल आसान शब्दों में समझना है तो चलो जंगल के सबसे शातिर शिकारी को देखते, द क्रोकोडाइल। एक मगरमच्छ कभी नदी से निकलकर हिरन के पीछे पूरे जंगल में नहीं भागता। उसे पता है अगर वो भागेगा तो अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा और शिकार हाथ से निकल जाएगा। वो क्या करता है? वो चुपचाप पानी के अंदर घंटे तक पड़ोसी पत्थर बनकर बैठा रहता है। वो पानी को अपना बेड बनाता है क्योंकि हिरन को प्यास लगेगी ही लगेगी। जैसे ही हिरन मजबूरी में पानी पीने आता है, गेम ओवर।
मगरमच्छ ने शिकार नहीं किया, शिकार खुद चलकर मौत के पास आया। इस लॉ का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? आपकी एनर्जी बचना शुरू हो जाती है। जब आप लोगों के पीछे भागना बंद करते हो तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और आपका वक्त दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब आप चूज नहीं किए जाते, आप लोगों को चूज करते हो। कंट्रोल आपके हाथ में। लेकिन याद रखना, ये सारे लॉस काफी मैनिपुलेटिव और डेंजरस है। मैं आपको ये लॉस इसलिए नहीं सिखा रहा कि आप किसी का बुरा करो, मैं ये इसीलिए सिखा रहा हूँ ताकि कल कोई शातिर दिमाग आपके सामने ऐसा चारा डालकर आपको अपना गुलाम ना बना ले। इसको हमेशा अपने डिफेंस के लिए यूज करना। खुद को प्रूव करने की कोशिश मत करो, सीधा रिजल्ट फेंक के मारो। लोग सुनने से ज्यादा देखने में भरोसा रखते हैं। ये है लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शन नेवर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट। सुनो, जब लोगों की फट जाती है ना कि वो हार रहे हैं, तभी वो फालतू की बहस पर उतर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब और कोई रास्ता नहीं बचा। ये काम कुत्ते करते हैं। जब पता होता है कि हाथी से नहीं जीत सकते तो बस दूर खड़े होकर भौंकते रहते हैं। और हाथी बिना पलट कर देखे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है। कोई भी बंदा जो असली में पावरफुल है वो कभी आर्ग्यूमेंट करके नहीं जीतता, क्योंकि उसे पता है आर्ग्यूमेंट में जीत भी गए तो क्या उखाड़ लोगे। वो तो बस एक पल का ईगो सेटिस्फाई होता है। असली प्लेयर वही है जो काम करके दिखाता है। दुनिया सिर्फ उनकी पूजा करती है जिनके पास रिसिप्ट्स होती है, फालतू बोलने वालों की नहीं। सीधी बात, तोता हमेशा पिंजरे में बंद रहता है और चील हमेशा खुले आसमान में राज करती है। चॉइस तुम्हारी है, भौंकना है या उड़ना है। लॉ नंबर 10, अवॉइड अनहैप्पी एंड अनलकी। जैसे एक टोकरी में सड़ा हुआ फल धीरे धीरे बाकी सब फल को खराब कर देता है, वैसे ही एक निगेटिव इंसान तुम्हारी पूरी लाइफ को धीरे धीरे बर्बाद करता है। ये लोग सीधे अटैक नहीं करते, अंदर घुस के तुम्हारी सोच बदल देते। अगर तुम उन लोगों के साथ रह रहे हो जो हर वक्त रोते हैं, अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं और हर सिचुएशन में प्रॉब्लम ही देखते हैं, तो सच सुनो, तुम भी धीरे धीरे उनके जैसे बन रहे हो। क्योंकि तुम्हारा दिमाग कैमरे की तरह है, जो बार बार दिखेगा वही रिकॉर्ड होगा। और एक दिन तुम नोटिस करोगे तुम्हारी थिंकिंग भी निगेटिव हो चुकी है बिना रियलाइज किए। ये लोग दिमाग होते हैं, अंदर ही अंदर तुम्हें खोखला करते रहते हैं। तुम्हें लगेगा तुम उनकी हेल्प कर रहे हो, पर रियलिटी में तुम उनकी निगेटिविटी का नेक्स्ट टारगेट बन चुके हो। अगर तुम उन्हें बचाने जाओगे तो खुद डूब जाओगे। याद रख, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर उसे टाइम पे नहीं निकाला तो तुम भी उस गंदे पानी का हिस्सा बन जाओगे। लॉ नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंड ऑन यू। जब एक अंधा इंसान पहली बार देखने लगता है, सबसे पहले क्या करता है? वो अपनी छड़ी फेंक देता है, वही छड़ी जिसने उसे जिंदगी भर संभाला। क्यों? क्योंकि अब उसकी जरूरत खत्म हो गई, और जहाँ जरूरत खत्म वहाँ वैल्यू भी खत्म। सिंपल लैंग्वेज में किसी को इतना मत सिखा दो कि वो तुम्हारे बिना चलने लगे। सबसे बड़ी पावर क्या है? लोग वो करे जो तुम चाहते हो, और ये तब होगा जब लोग तुम पर डिपेंड होंगे। लोग तब डिपेंड करते हैं जब तुम उनसे ज्यादा स्किल्ड हो या तुम उनकी जरूरत हो। जब तक लोग तुम पर डिपेंड नहीं है तब तक तुम उनके लिए रिप्लेसेबल हो, और जब तुम रिप्लेसेबल हो तब तुम यूज होने वाले हो। यूज होंगे और एक दिन फिर साइड में फेंक दिए जाओगे। लेकिन एक ट्विस्ट है, अगर कोई तुम पर डिपेंड है तो कहीं ना कहीं तुम भी उस पर डिपेंडेंट हो। गेम दोनों साइड चलता है, इसलिए याद रख, डिपेंडेंसी किसी की भी हो, कंट्रोल तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है तो कोई तुम्हें यूज नहीं कर सकता। ये कहानी तुम्हें ये लॉ बिल्कुल आसानी से सिखा देगी। एक राजा के पास एक ज्योतिष आया। उसने कहा 8 दिन बाद रानी मर जाएगी, और 8 दिन बाद रानी सच में मर गई। राजा हिल गया, उसे लगा कहीं इसी ने तो सब प्लान नहीं किया। डर बढ़ गया, सोचा आज नहीं रोका तो कल ये मुझे भी खत्म कर देगा। राजा ने प्लान बनाया, ज्योतिष को मार देना है। आखिरी बार राजा ने पूछा, तू ज्योतिष है, बता तेरी मौत कब होगी? ज्योतिष समझ गया गेम। उसने बोला, महाराज मेरी मौत आपकी मौत से 3 दिन पहले होगी। बस गेम उल्टा पड़ गया। राजा सोच में पड़ गया, अगर मैंने इसे आज मार दिया तो 3 दिन बाद मैं भी मर जाऊंगा। डर ने डिसीजन बदल दिया और राजा ने उसे छोड़ दिया। लेसन सिंपल है, इतने डिपेंडेंट बनो कि लोग तुम्हें हटाने से पहले 10 बार सोचे। ऐसी वैल्यू क्रिएट करो कि तुम्हारे अगेंस्ट जाना उनके लिए रिस्क बन जाए। याद रख, रिस्पेक्ट से वैल्यू बनाओ, ना कि डर से। तभी ये रूल लॉन्ग टर्म काम करेगा। भले ही आप लाखों बुरे काम कर लो, लेकिन आपका एक अच्छा काम सारे बुरे काम पर पर्दा डाल सकता है।
क्योंकि ह्यूमन ब्रेन सच्चाई या दया पर कभी शक नहीं कर पाता। लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर सामने वाले को लगेगा कि आपके इंटेंशन पूरे नहीं है तो वो आप पर भरोसा नहीं करेगा। अगर आपकी रेपुटेशन ही बेकार होगी तो आप भले ही कितने भी अच्छे काम कर लो, लोग आपको आपके गलत काम से ही जानेंगे। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो आप 100 गलत काम कर लो, फिर भी लोग आपके अच्छे काम से ही जानेंगे। ये है लॉ नंबर 12, यूज सिलेक्टिव हॉनेस्टी एंड जेनरसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते। एक शेर एक बकरी के पास जाता है, लेकिन उसको मार के खाने की जगह वो उसको प्यार से खाना देने लगता है। पहले तो बकरी डर के कांपते कांपते उसे लेती है, फिर दूसरे दिन बकरी को शेर पर थोड़ा भरोसा हो जाता है, तीसरे दिन बकरी खुद शेर के पास आती और कुछ दिन ऐसा चलता रहता है और फिर हफ्तों बाद बकरी अपने साथ पूरा झुंड को शेर के पास लेके आती है खाना खिलाने। और फिर क्या, शेर का तो प्लान ही यही था। शेर ने बस थोड़ी सी दया दिखाई और बकरी का भरोसा जीत लिया। अगर शेर उसी वक्त बकरी को मार के खा लेता तो उसमें उसका फायदा नहीं होता। ये दुनिया भी इसी तरह से चलती है। अगर तुम किसी को डायरेक्टली मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे तो वो अपना बचाव जरूर करेगा। अगर तुम थोड़ी सी सच्चाई या दया दिखाकर उनका दिल जीत लो तो वो खुद अपने गार्ड डाउन कर देंगे। उसके बाद तुम उन्हें जैसे चाहो वैसे कंट्रोल कर सकते हो। लॉ नंबर 13, अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट। एक राजा ने महल के बाहर एक अजीब बोर्ड लगवाया, जो मुझे एक ऐसा रीजन देगा जिससे मेरा फायदा हो, उसकी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। अगले दिन हजारों लोग आए। पहला बोला, महाराज मेरा परिवार भूखा है, मेरी मदद कीजिए। राजा ने मना कर दिया। दूसरा बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर दया कीजिए। राजा मुस्कुराया और उसे भी बाहर भेज दिया। फिर एक तीसरा आदमी आया, उसने सिर्फ एक लाइन बोली, महाराज अगर आप मुझे मौका देंगे तो अगले 5 साल में आपका खजाना 2 गुना कर दूंगा। राजा तुरंत सिंहासन से खड़ा हो गया और बोला, आज से तुम मेरे साथ काम करोगे। क्यों? क्योंकि इंसान तुम्हारी जरूरत से नहीं, अपने फायदे से फैसला करता है। ये दुनिया का सबसे कड़वा सच है। लोग तुम्हारी कहानी सुनेंगे, तुम्हारे आंसू भी देखेंगे, लेकिन डिसीजन लेने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछते, मुझे इसमें क्या मिलेगा। इसीलिए कभी मत कहना प्लीज मेरी हेल्प कर दो, और कभी ये भी मत कहना मैंने तेरी हेल्प की थी, अब तेरी बारी है। ये दोनों लाइंस पावर छीन लेते। पावरफुल लोग मदद नहीं मांगते, वो वैल्यू दिखाते। वो सिंपैथी नहीं, अपॉर्चुनिटी ऑफर करते। इसीलिए अगर तुम चाहो कि लोग तुम्हारे लिए दरवाजा खोले तो उन्हें ये मत बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, उन्हें ये दिखाओ कि तुम्हारे साथ चलने से उनका क्या फायदा होगा। जिस दिन तुम इंसान की सेल्फ इंटरेस्ट को समझ लिया, उस दिन लोगों को मनाना बंद कर दोगे और लोग खुद तुम्हारे पास आना शुरू कर देंगे। जब तुम लॉ 13 समझ जाते हो तो लोग तुम्हारे लिए दरवाजा खोलना शुरू कर देते। तुम्हें लगता है गेम जीत लिया, लेकिन असली खतरा दरवाजे के बाहर नहीं, दरवाजे के अंदर होता है। क्योंकि जब तुम ऊपर उठते हो तो सबसे पहले तुम्हारे पास दोस्त आते, या कम से कम दोस्त बनकर आते। रिमेम्बर दिस, नॉट एवरीवन हु स्माइल्स एट यू स्टैंड्स विद यू। कुछ लोग तुम्हारे पास इसलिए आते ताकि तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें और तुम्हारी कमजोरी समझ सके। और यही शुरू होता है लॉ नंबर 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। 18th सेंचुरी के फ्रांस में एक डिप्लोमेट था, चार्लेस टैलेरेंट। किंग्स बदलते रहे, गवर्नमेंट गिरती रही, लेकिन टैलेरेंट हर दौर में पावरफुल बना रहा। उसकी सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं थी, इंफॉर्मेशन थी। वो लोगों से लड़ता कम था, सुनता ज्यादा था। मीटिंग्स में, पार्टीज में, प्राइवेट कन्वर्सेशन में लोग बोलते रहते थे, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता था। उसका मानना था जितना ज्यादा इंसान कंफर्टेबल होता है उतना ज्यादा अपने बारे में खुद बता देता है। इसी वजह से जब दूसरे लोग डिसीजन ले रहे होते, टैलेरेंट उनके डिसीजन के पीछे की साइकोलॉजी समझ चुका होता था, और इन्फॉर्मेशन ही उसकी असली पावर थी। यहाँ सबसे बड़ा लेसन स्पाइंग नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। अगर तुम किसी इंसान को समझना चाहते हो तो उसे बोलने दो। लोग अपनी सबसे बड़ी कमजोरी या गुस्से में नहीं, कंफर्ट में रिवील करते हैं। इसलिए 2 बातें हमेशा याद रखना। पहली, हर मुस्कुराता हुआ चेहरा तुम्हारा वेलविशर नहीं होता, ट्रस्ट करो लेकिन आंखें खुली रखकर। और दूसरी, अगर तुम किसी इंसान को समझना चाहते हो तो उसे जज करने की जल्दी मत करो। ऑब्जर्व करो, लिसन मोर देन यू स्पीक, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पावर। और याद रखना, सबसे डेंजरस स्पाई वो नहीं होता जो छुपकर सुनता है, सबसे डेंजरस स्पाई वो होता है जिसे देखकर तुम्हें कभी शक ही नहीं होता।
जब तुम लॉ 14 यूज करके अपनी दुश्मनों की कमजोरियां जान लेते हो तो अक्सर तुम एक सबसे बड़ी गलती करते हो। तुम सोचते हो अब ये टूट चुका है इसलिए यही छोड़ देते हैं, और वही गलती कल तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि आधा हारा हुआ दुश्मन कभी पूरी तरह हारा हुआ नहीं होता। रिमेम्बर दिस, द बिगेस्ट मिस्टेक इज नॉट क्रिएटिंग एन एनिमी, इट्स अ लिविंग वन अनफिनिश। यही शुरू होता है लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी टोटली। 12th सेंचुरी में जब गेंगिस खान मंगोलिया के काबिलों को एक एक करके जीत रहा था, उसने एक प्रिंसिपल फॉलो किया जिसने उसका एम्पायर को लगातार मजबूत बनाया। उसका मानना था अगर आज तुम सबसे बड़े खतरे को सिर्फ कमजोर करके छोड़ दोगे तो वही खतरा कल और ज्यादा तैयारी के साथ लौटेगा। इसलिए वो कभी किसी बगावत को आधे रास्ते में खत्म नहीं करता था। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता था, नो लूज एंड्स, नो सेकेंड चांस, नो अनफिनिश्ड बैटल्स। और इसी वजह से उसके अपोनेंट्स दोबारा उसके खिलाफ खड़े होने का मौका ही नहीं बना पाते। और यही पावर का सबसे रूथलेस लेसन है। हिस्ट्री सिर्फ ताकत को रिवार्ड नहीं करती, हिस्ट्री कंप्लीटनेस को रिवार्ड करती है। आधी बुझी हुई आग एक दिन पूरा जंगल जला देती है। इसलिए दो बातें हमेशा याद रखना। पहली, हर किसी को दुश्मन मत बनाओ, रिस्पेक्ट दो, रिलेशनशिप्स बनाओ, क्योंकि अननेसेसरी एनिमीज अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। लेकिन दूसरी बात, अगर किसी चैलेंज का सामना करना पड़ ही गया तो उसे आधे रास्ते में मत छोड़ो। उस प्रॉब्लम को, उस कंपटीशन को, उस वीकनेस को इतनी थॉरोली फिनिश करो कि वो दोबारा तुम्हारी ग्रोथ के रास्ते में कभी खड़ा ही ना हो पाए। बिकॉज इन द गेम ऑफ पावर, हाफ मेजर क्रिएट फ्यूचर डिजास्टर, कंप्लीट एक्शंस क्रिएट लास्टिंग विक्ट्रीज। और याद रखना, पावर उन लोगों को मिलती है जो अपने डिसीजन को हाफ नहीं कंप्लीट करते। अगर आपने स्कैम 1992 मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में कम अवेलेबल रहती है तो उसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, और वही स्टॉक ज्यादा नंबर में अवेलेबल होता है तो उसकी प्राइस एकदम से कम हो जाती है। ये है लॉ नंबर 16, यूज अब्सटेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। उस इंसान की रिस्पेक्ट कोई नहीं करता जो सबसे ज्यादा अवेलेबल रहता है, जो हर जगह मुंह उठा के पहुंच जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहोगे उतना ही लोग आपकी रिस्पेक्ट को गिराते जाएंगे। लोग बस उन्हीं चीजों की कदर करते हैं जो उन्हें मिलती नहीं, या जो चीजें उन्हें कभी कभार देखने को मिलती है। इसलिए बड़े सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन किसी भी फंक्शन में कभी कभार ही जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो हर बार अवेलेबल रहेंगे तो वो बहुत ही कॉमन लगेंगे। लेकिन अगर वो कभी कभार ही दिखेंगे तो वो एक इवेंट बन जाएगा और फिर लोग उनके बारे में ही बात करेंगे। इसी तरह से लोगों को किसी भी चीज की कीमत तब पता चलती है जब वो उनके पास नहीं होती। सोचो, तुम एक चेस गेम खेल रहे हो, हर बार तुम वही ओपनिंग चाल देते हो, वही स्ट्रेटेजी, वही पैटर्न्स, और फिर अचानक तुम्हारा अपोनेंट मुस्कुराता है क्योंकि उसे तुम्हारी अगली 5 मूव्स पहले से पता है। उसने तुम्हें हराया अपनी इंटेलिजेंस से नहीं, तुम्हारी प्रेडिक्टेबिलिटी से। अब एक और कहानी सुनो। डेथ नोट में सबको लगता था कि सबसे डेंजरस कैरेक्टर एल है, लेकिन असली गेम लाइट यागामी खेल रहा था। उसने किसी पर सीधा अटैक नहीं किया, उसने सिर्फ एक चीज की, उसने प्रेडिक्ट किया कि एल अगला स्टेप क्या लेगा। लाइट को पता था कि एल मिसा को पकड़ने की कोशिश करेगा, और उसने इसी प्रेडिक्शन को अपना वेपन बना दिया। रेम को मैनिपुलेट किया, उसकी इमोशंस को ट्रिगर किया, और आखिर में रेम ने खुद एल का नाम डेथ नोट में लिख दिया। रिजल्ट, एल मर गया, रेम भी खत्म हो गई, और सबसे शॉकिंग बात, लाइट पर किसी को शक तक नहीं हुआ। यही से आता है लॉ नंबर 17, कल्टीवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। याद रखना, जब लोग तुम्हारी आदतें, रिएक्शंस और डिसीजन प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते तब वो तुम्हें कंट्रोल करना भी शुरू कर देते। रियल लाइफ भी चेस की तरह ही चलती है। जो इंसान हर बार सेम तरीके से रिएक्ट करता है, सेम रूटीन फॉलो करता है और हर प्लान सबको पहले ही बता देता है, वो धीरे धीरे दूसरों के हाथों का पांव बन जाता है। लेकिन जिस इंसान का अगला मुंह किसी को समझ ही ना आए, उसके सामने सबसे इंटेलिजेंट लोग भी 2 बार सोचते। इसलिए हर बात रिवील मत करो, हर प्लान अनाउंस मत करो, हर इमोशन दिखाओ मत। कभी कभी साइलेंस सबसे डेंजरस स्ट्रेटेजी होती है। खुद को इतना मिस्टीरियस बना दो कि लोग तुम्हारे बारे में गेस करते ही रह जाए, क्योंकि याद रखना, लोग उस हमले से कभी नहीं बच सकते जिसके आने का उन्हें अंदाजा भी ना हो। आपने कभी ना कभी ये कहानी जरूर सुनी होगी कि एक लकड़ी को कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन जब वही लकड़ियां एक गुच्छे में बंधी होती है तो उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिंदगी भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। ये सिखाता है लॉ नंबर 18, आइसोलेशन इज डेंजरस।
अक्सर स्कूल में या ऑफिस में वही इंसान सबसे पहले टारगेट बनता है जो सबसे ज्यादा अकेला होता है। बुलीज और मैनिपुलेटर्स हमेशा आसान शिकार ढूंढते हैं, लेकिन जिस इंसान के पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, दोस्ती और लोगों का सपोर्ट होता है, उसे चैलेंज करने से पहले लोग कई बार सोचते हैं। पावर सिर्फ पैसों या पोजीशन से नहीं आती, कनेक्शन से भी आती है। जितने ज्यादा लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे, उतना ही मुश्किल होगा तुम्हें तोड़ना। अकेले रहना कभी कभी जरूरी है, लेकिन लंबे समय तक दुनिया से अलग हो जाना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए लोगों के साथ जुड़े रहो, रिलेशनशिप्स बनाओ, कोलैबोरेट करो। इससे सिर्फ तुम्हारी ग्रोथ ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि तुम्हारी प्रोटेक्शन भी होगी। याद रखना, जंगल में अकेला हिरन ही सबसे पहले शिकार बनता है, और जिंदगी में जो इंसान पूरी तरह अकेला पड़ जाता है, वही सबसे आसान टारगेट बन जाता है। इसीलिए कभी भी अपनी ताकत को सिर्फ खुद तक सीमित मत रखो, अपनी ताकत लोगों के साथ मिलकर बनाओ। हर मीठा बोलने वाला इंसान मीठा नहीं होता, कुछ शक्कर में जहर भी लपेट कर दे देते। बिना सोचे समझे किसी से दुश्मनी ले लेना आपको महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। ये बात हमें सिखाती है लॉ नंबर 19, नो हु यू आर डीलिंग विद एंड डोंट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। ये दुनिया एक चेस की गेम की तरह है, जहाँ आप अपने अपोनेंट को कमजोर समझकर बिना सोचे समझे कोई भी गलत मूव खेलोगे, तो वो आपके पूरे गेम को वही पलट कर रख देगा। दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कुछ मजाक को मजाक में लेते हैं, तो कुछ उसी बात को बदला लेने के लिए साल भर वेट करते। कुछ लोग सीधे टक्कर ले लेते, तो वही कुछ लोग चुपचाप रहते और सही वक्त आने पर आप पर ऐसा हमला करेंगे जो तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बस सही आदमी को समझना ही जरूरी होता है, क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा दोस्त नहीं होता, और हर शांत रहने वाला इंसान कमजोर नहीं होता। लेकिन यहाँ एक खतरा है, जब आप किसी को ऑफेंस से बचाने के लिए या दोस्ती निभाने के लिए एक साइड ले लेते हो, तो आप सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीत रहे होते, आप अपना फ्रीडम हार रहे होते हो। जब आप इमोशनली या वर्बली किसी से बन जाते हो, तो आप चेस के बोर्ड पर मोहरा बन जाते हो, खिलाड़ी नहीं। और अगर तुम खिलाड़ी बनना चाहते हो, तो तुम्हें किसी एक के लिए नहीं, बल्कि अपनी पावर के लिए खेलना होगा। इसलिए अगला कदम, लॉ नंबर 20, अगर सिर्फ एक ही पेड़ को पकड़ के खड़े रहोगे, तो आंधी आने पर उसके साथ साथ तुम भी गिर जाओगे। ये बात हमें सिखाती है लॉ नंबर 20, डोंट कमिट टू एनीवन। अगर आप किसी से प्रॉमिस करते हो, तो आप डायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट हो जाते हो, फिर आपको उसके हिसाब से ही चलना पड़ता है। और अगर आप अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करते, तो इससे आपका कैरेक्टर वीक दिखता है। जो लोग बिना सोचे समझे किसी से भी प्रॉमिस करते या किसी भी साइड ले लेते, उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि जब आप किसी की साइड ले लेते हो, तो आप अपना कंट्रोल उसके हाथों में दे देते हो, और तो और आप अपोनेंट पार्टी के दुश्मन भी खुद ही बना लेते हो। इसीलिए हमेशा न्यूट्रल रहो, क्योंकि आप किसी की भी साइड ले लेते हो, तो उसे लगता है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, फिर वो आपका यूज करता है, और फिर जब काम खत्म हो जाता है, तो वो आपको भूल जाता है। और जो आपके अपोजिट पार्टी वाला होता है, वो भी आपको गिराने के लिए सही समय का इंतजार करता है। इसलिए अपने कैरेक्टर को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपको किसी से प्रॉमिस करने की जरूरत ही ना पड़े। इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है, पर इंडिपेंडेंट दिखना वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। जब तुम अपनी पावर शो ऑफ करते हो, तुम सिर्फ दूसरों के दुश्मन नहीं बनाते, तुम अपने लिए खतरा बुलाते हो। अगर तुम जीतना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें शिकारी नहीं, शिकार बनना पड़ेगा। कैसे? लॉ नंबर 21 बताता है। कभी कभी जीतने के लिए कमजोर दिखना पड़ता है, क्योंकि लोग ज्ञान सुनने से ज्यादा ज्ञान देना पसंद करते। ये बात हमें सिखाती है लॉ नंबर 21, सीम डम्बर देन योर टारगेट। अगर तुम लोगों से स्मार्ट दिखोगे, तो वो तुम्हें लेकर इनसिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी इंसान को ये पसंद नहीं है कि कोई भी उनसे ज्यादा स्मार्ट दिखे। लोग हमेशा उसी की बातें सुनना पसंद करते हैं जिन्हें वो अपने से बेवकूफ समझते हैं। लेकिन अगर आप अपने टारगेट से स्मार्ट दिखोगे, तो इसके पूरे चांसेस है कि वो अंदर ही अंदर आपके खिलाफ प्लानिंग करेगा, तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर आप अपने आप को उससे कमजोर दिखाओगे, तो वो खुद ही रिलैक्स हो जाएगा और अपने सीक्रेट्स तुम्हें खुद ही बताने लगेगा। क्योंकि जो दिखने में कमजोर लगता है, दुनिया उसे हल्के में लेने लगती है, और जब लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं, तो तुम उनकी हर चाल जान सकते हो। और ये बात हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा खिलाड़ी वो होता है जो सामने वाले को ये लगने दे कि वो जीत रहा है, जब तक असली गेम उसके हाथ में ना आ जाए। जब कोई तुमसे हद से ज्यादा ताकतवर हो, तो तुम्हारी ब्रेवरी तुम्हारे काम नहीं आएगी, सिर्फ तुम्हारी स्ट्रेटेजी आएगी। सीधी टक्कर लेने का मतलब खुद को मिटाना, लेकिन अगर तुमने अपनी हार मान ली, तो वो इंसान तुम्हारे लिए खतरा बनना बंद कर देगा, और वो वही गलती होगी जो उसे ले डूबेगी। अपने ईगो को साइड में रखकर अपने ताकतवर इंसान के सामने हार मान लेने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हो, कभी कभी सरेंडर करने में होशियारी है। ये बात हमें सिखाती है लॉ नंबर 22, यू सरेंडर टेक्निक ट्रांसफॉर्म वीकनेस इनटू पावर। अगर आपको मालूम है कि आपका अपोनेंट आपसे स्ट्रांग है,
और आप उससे जीत नहीं पाओगे, तो आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप सरेंडर कर दो। अगर आप उसे सीधे सीधे टक्कर लेने की कोशिश करोगे तो वो आपको तोड़कर भी रख सकता है, लेकिन अगर तुम समझ गए कि कब झुकना है, कब वार करना है, तो तुम खुद को बचा भी सकते हो और सही वक्त आने पर उस इंसान को हरा भी सकते हो। जब तुम सामने से सरेंडर करते हो तो आपका अपोनेंट आपको कमजोर समझकर छोड़ देता है। इससे आपको और भी स्ट्रांग बनने का टाइम मिल जाता है और फिर तुम कमजोर दिखकर अपने अपोनेंट से दोस्ती करके उससे इंफॉर्मेशन निकालो और सही वक्त आने पर उस पर हमला करो। अब जब तुमने सरेंडर करके अपनी जान और अपनी इज्जत बचा ली, तो अब सवाल ये है कि उस पावर का क्या करोगे। बहुत से लोग अपनी एनर्जी 10 अलग जगहों पर फैलाते और कहीं भी नहीं पहुंचते। अगर तुम्हें सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि डोमिनेंस चाहिए, तो तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी एक ही जगह पर फोकस करनी होगी। एक साथ दो नाव में चढ़ने की कोशिश करोगे तो जरूर डूबोगे। 10 जगह फोकस करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एक ही जगह फोकस करो। ये बात हमें सिखाती है लॉ नंबर 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोर्सेस। जो लोग हर जगह अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं वो कभी नहीं जीत पाते। अगर आप 10 तीर 10 अलग निशाने पर लगाने की कोशिश करोगे तो आपका एक भी निशाना सही से नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप 10 तीर एक ही निशाने पर लगाओगे तो पूरे चांसेस है कि आपका एक ना एक तीर निशाने पर लगेगा ही। अपने आप को किसी भी एक चीज में इतना डुबा लो कि आपके अलावा वो काम कोई अच्छे से कर ही ना पाए। लेकिन किसी भी चीज को मास्टर करने के लिए जरूरी है कि आप अपने फोकस को उसी चीज में लगाओ। जो इंसान हर रास्ते पर भटका हुआ है वो कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए अपनी पूरी ताकत और एनर्जी बस एक ही जगह लगाओ, बिना भटके बस अपनी गोल्स पर पूरी तरह से फोकस करो। फिर कुछ ही सालों में तुम अपने आप को ऐसी जगह पाओगे जिसके तुम सपने देखा करते थे। फोकस तो कर लिया, पर एक अकेला इंसान एम्पायर नहीं बना सकता। तुम्हें लोग चाहिए, ताकतवर लोग। पर अगर तुमने अपने बॉस या दुश्मन को डायरेक्ट चैलेंज किया तो तुम्हारा फोकस किसी काम का नहीं रहेगा। एक लोमड़ी कमजोर होने के बाद भी सिर्फ अपने चालाकी से शेर को भी उसकी इज्जत करने पर मजबूर कर देती है। अगर तुम भी चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो तुम्हें सिर्फ समझदार नहीं बल्कि चालाक भी बनना पड़ेगा। ये बात हमें सिखाती है लॉ नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। दूसरों को रिस्पेक्ट देना, उनको हमेशा ये महसूस करवाना कि वो इम्पोर्टेंट है, आपकी वैल्यू और ट्रस्ट को उनकी नजरों में बढ़ा सकता है। लोगों की इज्जत तो करो, लेकिन ज्यादा ऑनेस्टी दिखाने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। जो इंसान हर जगह अपनी बात जबरदस्ती लोगों को बताता है, लोग उससे नफरत करते हैं। लेकिन जो समझदारी और चालाकी से लोगों के बीच मुस्कुरा कर रहता है, उनके ईगो को ध्यान में रखकर और बिना किसी दुश्मनी किए उनके ट्रस्ट को जीत कर अपने असली इरादे छुपा कर रहता है, वही असली गेम जीतता है। ये लॉ नंबर 1, 3, 4, 12, 17, 19 और भी काफी लॉज से इंटरकनेक्टेड है। इसको मास्टर करने के लिए आपको उन सारे लॉज को मास्टर करना पड़ेगा। आज के बाद एक काम करना, लोगों को ऑब्जर्व करना। तुम देखोगे कि आज के लॉस तुम्हारे आसपास रोज यूज होते हैं, ऑफिस में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में और कभी कभी दोस्ती में भी। लेकिन जो पैटर्न्स अभी तुम्हें दिखने शुरू हुए हैं उनका पूरा पिक्चर पार्ट 2 में कंप्लीट होगा, और जब वो पिक्चर कंप्लीट होगी तो शायद तुम दुनिया को पहले जैसा कभी ना देख पाओ। इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला पार्ट इस जर्नी का टर्निंग पॉइंट है।